74 बरस 3 पीढ़ियां निकल गई और जो अधिकार हमको मिलना चाहिए था वो 3 पीढ़ियों के बावजूद भी हम भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। मेजोरिटी में होने के बावजूद, 60% ओबीसी होने के बावजूद, ये कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि जो कार्यपालिका में बैठे लोग हैं, जो विधायिका में बैठे लोग हैं, जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मनुवादी दूषित मानसिकता से ग्रस्त हैं। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने पिछड़े वर्गों का हिस्सा हड़पा हुआ है वो लोग सत्ता के मालिक हैं और कठपुतली के रूप में पिछड़े वर्गों का झूठा आदमी कहकर के प्रधानमंत्री बना रखा है। खोजबीन की जाए तो असलियत सामने आएगी। वो जाति आधारित जनगणना अगर पिछड़े वर्गों के आंकड़े उजागर होते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सामाजिक आंदोलन कर रहा पूरा भारत में 40-50 लोग कल यूपी भवन में इकट्ठे हुए हैं और कुछ रिजोल्यूशंस पास हुए हैं और उसके बाहर में हमारे ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी आपको उसका पूरा एक नटशेल में बात करेंगे, एड्रेस करेंगे, फिर बाद में फिर हम करेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह यादव, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट इलाहाबाद। पिछड़ी जातियों को संविधान सम्मत अधिकार आरक्षण देने की बाबत पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संगठन बने हुए हैं और सभी लोग अपने स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हुए सरकार से पिछड़े वर्ग के अधिकारों की मांग कर रहे हैं, परंतु किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स उनके संवैधानिक अधिकारों को देने के प्रति नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह तय किया गया है कि एक सभी संगठनों का एक अलायंस तैयार किया जाए। सामाजिक परिवर्तन महागठबंधन के नाम से सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस एक बनाया गया है, जिसकी कल एक बैठक हुई आंध्रा भवन में और उसके कन्वीनर हमारे जस्टिस ऐश्वर्या साहब रहे। मेरी अध्यक्षता में वो मीटिंग एक बहुत ही सफलतम कार्यक्रम साबित हुआ। पहली मीटिंग थी, जितनी हम आशा कर रहे थे उससे कहीं अधिक पूरे भारतवर्ष से संगठन और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने अपने अपने विचार रखे और उन विचारों को रखने के बाद एक 9 बिंदुओं पर सहमति बनी कि जिसकी मांग हम भारत सरकार से करते हैं। पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जातिगत जनगणना को लेकर है। पहले सरकार अनाउंस कर चुकी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, परंतु अभी फिर निर्णय ले लिया गया है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। हमने देखा है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर जितने भी व्यवधान अभी तक आए हैं और उन पर न्यायिक निर्णय हुए हैं, सभी जजमेंट्स में सोशल डाटा की बात कही गई है कि सोशल डाटा होना चाहिए, तभी इस बात को सुना जा सकता है किस प्रकार का आरक्षण कितना किसको दिया जाना चाहिए। और वो सोशल डाटा सिवाय जातिगत जनगणना के
किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी तक जो भी डाटा हमारे पास है वो 1931 की जनगणना पर आधारित है। 2011 में भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। इन सब बातों को लेकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग, जिसमें हमारे SC ST माइनॉरिटीज़ और ओबीसी सब सम्मिलित हैं, सभी के हितों का नुकसान हो रहा है और उनको जो संवैधानिक अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमने प्रथम स्तर पर ही जातिगत जनगणना का उठाया। हाल ही में एक ज्वलंत मुद्दा सबके सामने है, नीट को लेकर। नीट में आरक्षण भारत सरकार नहीं दे रही है। कारण कोई नहीं है क्यों नहीं देना चाहते। केवल ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दे रखा है, तो उसको लागू करने में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बहाना तब तो कह सकते थे यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे होता। इसलिए इन सब बातों को रखकर सभी भारतवर्ष के सभी संगठनों को एकत्रित करके एक अभियान हम लोग चलाने का मन बनाए हैं, और जिसकी पहली मीटिंग में कल काफ़ी कुछ सफलता हम लोगों को मिली है। और उन्हीं 9 मुद्दों पर पहला मुद्दा जो जातिगत जनगणना का है, दूसरा नीट में आरक्षण की मांग है कि इसको तुरंत लागू किया जाए, तीसरा मुद्दा जो आजकल आप देख रहे हैं सभी एक ज्वलंत आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस पर भी सभी सामाजिक संगठनों की ये राय बनी है कि भारत सरकार को MSP लागू करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, उस पर उनको उसकी मान्यता दी जानी चाहिए। MSP की मांग भी हमारे अलायंस के द्वारा उठाई गई है। तीसरा मुद्दा यही था। चौथा मुद्दा है शिक्षा की बाबत। KG से लेकर PG तक समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की मांग हमने की है, क्योंकि जब तक हम उस समाज को शिक्षित नहीं कर पाएंगे जो समाज निचले पायदान पर खड़ा है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियत तक नहीं है, तब तक समाज को एक जागृत नहीं किया जब तक वो समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसको भी उठाया गया है। क्वालिटी एजुकेशन इसमें होनी चाहिए। पांचवा मुद्दा है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों में आरक्षण संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के स्वरूप लागू होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो छठा बिंदु है, पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय और अलग से उसका बजट एलोकेशन होना चाहिए, ताकि वो पिछड़ी जातियों से संबंधित जितने भी सुधार या उनकी सुविधाएं होती हैं उनको सुनिश्चित कर सके और उनको प्रॉपर बजट मिले। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग है और वो अलग से मिनिस्ट्री बनाकर उसको देखा जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले कह लीजिए, नेशनल जुडिशल कमीशन जो बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टर्न डाउन कर दिया गया था।
वो एक अच्छा स्टेप था भारत सरकार का, परंतु न्यायपालिका ने उसको टर्न डाउन कर दिया और न्यायपालिका में वही स्थिति जजेस के भर्ती करने की हो रही है कि जजेस के बेटे या उनके रिश्तेदार कॉलेजियम के माध्यम से उनकी भर्ती हो रही है, जो कि एक भारत की पूरी जनता के लिए एक अन्याय की स्थिति साबित हो रही है, जिसकी वजह से न तो कोई पिछड़ी जाति का और न ही कोई SC ST का जो प्रतिनिधित्व वो न्यायपालिका में नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को पुनः लाया जाए, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन अपने जजमेंट में दिए हैं उन पर कुछ कार्रवाई करते हुए उसको पुनः बनाया जाए। 8वां मुद्दा हमारा है कि EWS को जो रिजर्वेशन 10% दिया गया है और जो विद इन नो टाइम संविधान संशोधन करके दे दिया गया है और तुरंत लागू कर दिया गया, जितना द्रुत गति से उसको लागू किया गया है, आज तक किसी रिजर्वेशन को उतने द्रुत गति से नहीं लागू किया गया है। और वह रिजर्वेशन केवल 10% स्वर्ण लोग कह लीजिए या अनिवासी कह लीजिए या परजीवी कह लीजिए, जैसा हम विभिन्न संगठनों में उनका नाम देते हैं, उनकी 10% आबादी के लिए 10% उनको दे दिया गया है, जबकि OBC 27% आरक्षण को OBC को 27% आरक्षण दिया गया है, जबकि उनकी जनसंख्या 1931 की जनगणना के अनुसार ही 52% है। इसीलिए हमारी मांग है कि ये 10% का जो आरक्षण दिया गया है, पहली तो इसमें यही मांग है कि ये ख़त्म किया जाए, लेकिन दूसरी मांग हमारी ये है कि यदि ये ख़त्म नहीं किया जाता है तो ये समाज के सभी वर्गों के EWS को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कि एक न्याय का तकाजा है, समानता के अधिकार के उस पर इसको EWS को सभी जातियों में, सभी कैटेगरीज में लागू किया जाना चाहिए। और 9वां मुद्दा हमारा जो भारत सरकार और आपके सभी राज्यों की सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है, जो पुरानी पेंशन को लागू करने से संबंधित है, और यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर घर प्रभावित हो रहा है। यदि हमारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग है, इसको लागू किया जाना चाहिए। इस पर हमारे ब्रदर जस्टिस ऐश्वर्या साहब, अभी श्री GS कश्यप इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे। OBC को संविधान बनने के बाद ही धोखा देना शुरू किया। जो काका कालेकर की रिपोर्ट आई उसमें कहा डाटा तैयार होने चाहिए, मंडल कमीशन में कहा कि डाटा तैयार होना चाहिए, और जो मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो इंदिरा साहनी वाला केस आया उसमें कहा डाटा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आयोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमाम हाई कोर्ट ने कहा कि OBC की गिनती होनी चाहिए, उनके डाटा तैयार करने चाहिए। जब OBC के किसी विकास की बात को लेकर के हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है डाटा नहीं, सरकार कर नहीं रही है। तो जो तो 2010 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया तो कांग्रेस सरकार ने कहा कि डाटा तैयार होना चाहिए, और 2011 की गिनती में OBC की जाता गिनती होगी। अभी राजनाथ सिंह ने कहा गिनती होगी, लेकिन 2021 में नहीं हो रही। हमारे कहने का मतलब ना आप न्यायपालिका की बात मानते हैं, ना आप आयोग की बात मानते हैं, नहीं तो जो सरकारें पार्लियामेंट में और कैबिनेट से पास करती हैं वो बात नहीं मानती हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी ये है कि भारत में आधे से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो लोग रहते हैं, अगर उनके विकास की बात नहीं सोची जाएगी तो वो देश कैसे महाशक्ति बनेगा। दूसरी जुडिशरी में 2014 में नेशनल एक जुडिशरी कमीशन एक्ट बना, पार्लियामेंट से पास हुआ। उसके बाद आपके न्यायपालिका ने उसे पूरी दुनिया के अंदर
कोई भी ऐसा संविधान नहीं है किसी जज की नियुक्ति जज स्वयं करता है। ये केवल भारत में होता है कि जज अपनी जज की स्वयं नियुक्ति करता है। कॉलेजियम का सिस्टम इन्होंने इसलिए बनाया कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जब से कॉलेजियम के आधार पर जजों की नियुक्ति हो रही है, तमाम प्रकार के बड़े बड़े बेईमानी भ्रष्टाचार के जुडिशरी के सामने आ रहे हैं। जुडिशरी उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात 200 मार्क, हम ये केवल ओबीसी एससी का तो जा ही नहीं रहा। हमारा ये दावा है कि देश की किसी भी, चाहे सवर्ण बिरादरी का चाहे बनिया हो चाहे कोई भी हो, उनके वो 200 घरों के अलावा और कोई भी वहाँ पर जज नहीं बनने की प्रक्रिया है। इसको हम लोग बड़े ज़ोर से तरीके से उठा रहे हैं कि इसे समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी जो नीट मेडिकल में आया, एक हम प्रश्न करना चाहते हैं पूरी सरकार से भी और सब पूरी देश की जनता से कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद में जो भारतीय संविधान में दिया है वो जाति की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने की सुविधा है। उसी आधार पर एससी का आरक्षण जाति के आधार पर जनसंख्या मिला, उसी प्रकार एसटी की जनसंख्या के आधार पर एसटी को मिला। जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस और सवर्ण बिरादरी को आरक्षण दिया है 10% को 10% दे दिया, तो क्या ओबीसी की जो पॉपुलेशन वर्तमान समय में 52 से 65% है, उसके बच्चों के साथ धोखेबाजी क्यों? अगर नीड में आप आरक्षण एससी को दिया, एसटी को दिया, चल सकता था, हमें न देते, लेकिन आपने जब ईडब्ल्यूएस के आधार पर सवर्ण बिरादरी को 10% आरक्षण दे दिया और उसमें 8.5 लाख की वो पाबंदी है कि इसका इनकम होगी तो नहीं मिलेगा, तो हमारा कहने का मतलब है ओबीसी की तो बहुत ही आर्थिक स्थिति है, उसको मिलना चाहिए। ये भारत के संग नहीं बल्कि देश के साथ बड़ी धोखेबाजी है कि जिसकी जनसंख्या 52 आधे से ज़्यादा है, उसको अगर राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग करने की प्रक्रियाएं सरकार और अगर न्यायपालिका करेंगी तो देश हित में नहीं है। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, देश के सभी संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर के हम लोग सरकार से कहेंगे नहीं मानेंगे, सड़क पर उतरेंगे, नहीं मानेंगे, बहुत आंदोलन करेंगे, संविधान के दायरे में करेंगे। लेकिन इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ, चाहे जिस न्यायपालिका की हों चाहे सरकार की हों, हम लोग जम के विरोध करेंगे। और जो नियम कानून बनाए हैं उनको सरकार को वापस लेने चाहिए और जो हमारे 9 इसमें जो अभी हमारे जज साहब ने सुनाया है उसको हम मांग करते हैं कि लागू करें, वरना हम सड़क पर उतरेंगे। जो अपने भारत में स्वतंत्र आने से पहले जैसा जो पीड़ित शोषित जो अप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लासेस था, जो श्रमजीवी था, उसको जो अन्न उन्हें तैयार कर लेता था, और अमीर जो उसको परान्नजीवी बोलते हैं उसको, और ये कौन सा जीवी परजीवी भी कहते हैं। मगर वो स्वतंत्र ब्रिटिश का ज़माने में भी जो ब्राह्मण बनिया जो मीडिएटर्स था उन्हें क्षेत्रीय, वही लोग फ़ायदा उठाए और भले उसके बाद भी इंडिपेंडेंस आया, उसको आया, मगर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस को, एससीज को, एसटीज को अपने कोई भी इंडिपेंडेंस आया बोल के समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लोकतंत्र बना है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो अपने संविधान दिया है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सबकी ये रिप्रेजेंटेटिव अधिकार होना चाहिए। जो पंचायत बोर्ड मेंबर से पार्लियामेंट हर जाति का उसकी जनसंख्या के अनुपात उसका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होना चाहिए, तभी उसको वो वर्गों को क्या कानून बनना, क्या बजट एलोकेट करना, वो लोग उन्हें निर्णय करेंगे। मगर ऐसी अपने एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में और जुडिशरी में और कहीं हर एक फील्ड में जो विंग्स ऑफ द स्टेट में है, उसमें सबकी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए।
मगर जो सामाजिक न्याय करने वाला है ये जुडिशरी है। हमारे जजेस नहीं तो SC ST BC वाले नहीं तो क्या न्याय मिलेंगे? वो लोग बैठा है वो सामाजिक न्याय के वास्ते, मगर वो संविधान को और उल्टा समझ रहा है, उन्हें एक इंटरप्रिटेशन उल्टा रीति से दे रहा है। वो संविधान की फिर अपने दे आर री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इफ दे आर द लॉ मेकर्स। क्योंकि जो ये मुद्दे ना मुद्दे है, अपने जज साहब अपने कश्यप ने बोला, क्यों ये मुद्दे ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, ये सबकी भलाई के वास्ते है, ये सामाजिक न्याय के वास्ते है, मगर ये लोग क्यों नहीं करने देता? क्योंकि जो सही पूरा राइट्स शेड्यूल कास्ट को भी नहीं मिला है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट में जो MP MLA बना है उसका चेला है, जो अपने पार्टी का उन्हें एक चेला है, उन्हें बंटरोता है उसकी जो अधिकार से ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं काम कर सकता, पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल सकता भी। कि देयरफॉर वी कैनॉट कॉल देम, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द SCs STs और BCs। वो देर आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सवर्णों का है। क्योंकि ये पूरा भारत में जो अपने वो लोग ये एक इम्प्रेशन देते हैं, हम शेपर्ड है, आप शीप है, आपका देखभाल हम करते हैं, मगर हमको काट ले रहा है, उन्हें काट लेके, छीन लेके, लूट लेके वो लोग खा ले रहा है। ये चलेगा नहीं, अभी भारत में आगे नहीं चलेगा। उस वास्ते सबकी ये हमदर्दी है, सबकी आंदोलन है। हम अभी इकट्ठा हुए, क्योंकि दलित तो इकट्ठा थोड़ा बहुत हुआ, मगर BC को इकट्ठा नहीं होंगे। उस वास्ते उसका हिस्सा हम खींच लेके उसका अपने खींच लेंगे, फिर अपने को उसका खींच ले सकते हैं। ये लोग उसको जैसा उसका अधिकार समझते हैं, मगर अभी नहीं चलेगा। उस वास्ते भारत में जितने भी जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी बड़ा नहीं छोटा नहीं, एक अलायंस, सोशल रिवोल्यूशन अलायंस बना है। क्योंकि सबकी समांतर चलता है, एक ऊपर एक नीचे, एक वैसा कुछ नहीं है। उस वास्ते सबकी सहयोग से एक आंदोलन, एक नया आंदोलन, एक नेशनल मूवमेंट हम खड़ा करते हैं। पूरा भारत में इसको ये आंदोलन करते हैं और अपने घर घर में भी प्रचार करते हैं, और अपने आंदोलन भी जो जंतर मंतर में, सेक्रेटेरिएट्स के सामने, स्टेट्स में और जहाँ भी है वो भी करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। कहीं उसका एक एक्शन प्लान बना हुआ है। उससे सबसे बड़ी मुद्दा जाति जनगणना और नीट का, और ये और इसके साथ कई मुद्दा है 10% आरक्षण में भी SC ST को BCs को होना चाहिए। क्योंकि 10% आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सवर्णों को नहीं दे सकता। देयर कैन बी वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल में कोई भी कुल के आधार से नहीं, दूसरे के आधार से दे सकते हैं, मगर सवर्णों को वर्टिकल में अलग से एक 10% देना ये गद्दारी है, संवैधानिक है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जो उसमें जो केस फाइल किया है, मगर उसमें एक इतने 2 साल से फिर उसमें लेता ही नहीं है। वो फिर अपने कौन सा प्रायोरिटी लेना, जो सरकार जो निर्णय करता है उसका जो सहयोग कोर्ट कर रहा है। सरकार और कोर्ट ने दोनों मिलके बैकवर्ड क्लासेस को ये अन्याय कर रहा है, ये गद्दारी कर रहा है। उस वास्ते ये स्टॉप करने के वास्ते ये आंदोलन चल रहा है। इन्होंने न्यायपालिका के उच्चतम पदों पर कार्य कर रखा है। जस्टिस ईश्वरीय साहब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन भी रहे हैं, बातों को समझते हैं बारीकियों से, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। हमारे साथ जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी हैं, आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, और हमारे साथ ही मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक्टिविस्ट हैं। ये सभी कानूनों को बहुत बारीकी से समझते हैं, संविधान को बहुत बारीकी से समझते हैं, और SRA सोशल रिवोल्यूशनरी अलायंस, सामाजिक परिवर्तन गठबंधन कोई नई चीज नहीं मांग रहा। इनकी कोई नई मांग नहीं है।
जो बातें बाबा साहब की अध्यक्षता में जो संविधान बना, उस संविधान में लिख दी गई, जो कानून उसमें लिख दिया गया, जिसकी इंटरप्रिटेशन इनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, जिसको मंडल कमीशन ने कहा, उससे पहले काका कालेलकर रिपोर्ट में भी कहा, सब मानते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा। 1947 में देश आजाद हुआ, आज हम 2021 में बैठे हैं। कितने बरस बीत गए? 74 बरस बीत गए। 74 बरस, 3 पीढ़ियां निकल गई, और जो अधिकार हमको मिलना चाहिए था वो 3 पीढ़ियों के बावजूद भी हम भिखारियों की तरह मांग रहे हैं। मेजोरिटी में होने के बावजूद, 60% ओबीसी होने के बावजूद। ये कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि जो कार्यपालिका में बैठे लोग हैं, जो विधायिका में बैठे लोग हैं, जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मनुवादी दूषित मानसिकता से ग्रस्त हैं। वरना 74 बरस EWS का आरक्षण आज होता है, उसका बिल सामने आता है, 48 घंटे में पार्लियामेंट में पास हो जाता है, लागू हो जाता है। कहां एक कानून 2 दिन में लागू होता है, और कहां एक कानून 74 बरस में भी लागू नहीं हो रहा। एक लंबा क्या कहूं, सब मेरे वरिष्ठ कह चुके हैं, लेकिन एक शायर ने जैसे कहा है कि पिछड़ों की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। असंतोष बहुत ज्यादा हो चुका है हमारे नौजवानों में। सब मिलते हैं, हमारे जो नेता हैं वो बहुत गांधीवादी अहिंसक तरीकों में विश्वास करने वाले, कानूनी तरीकों से कानून को जानने वाले, अपनी मांग को रख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन जगह जगह जा करके दे रहे हैं। जो भी तरीके कानून में बने हैं उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नौजवानों में असंतोष बहुत है। नौजवान सड़कों पे आना चाहता है, और हम नहीं चाहते कि नौजवान सड़कों पे आए, क्योंकि अगर ये आंदोलन सड़कों पे हो गया तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर अराजक आंदोलन हो जाता है, सड़कों का आंदोलन। तो हम सब ने महाभारत टेलीविजन पे भी देखी है, वैसे भी सुनी पढ़ी है। महाभारत में क्या होता है कि शकुनी मामा और दुर्योधन मिलकर के छल कपट करते हैं, और जो न्याय मिलना चाहिए था वो पांडवों को न्याय नहीं मिलता, और उसका नतीजा क्या होता है? बहुत जबरदस्त युद्ध होता है, सर्वनाश हो जाता है। तो हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि इस देश में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, नया कोई हम अधिकार तो मांग ही नहीं रहे, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो हमें जल्द से जल्द दिए जाएं, वरना ये राजनीतिक दलों के लिए भी ठीक नहीं होगा और हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं होगा। सामाजिक समरसता रहेगी, सामाजिक सौहार्द रहेगा। देश ने 70 साल में बाबा साहब के संविधान के चलते बहुत तरक्की की है, और आगे तरक्की होगी। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। धन्यवाद। मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना और नीट में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समान शिक्षा के मुद्दे को बल प्रदान करने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं। आरक्षण का आधार जनसंख्या है, आनुपातिक हिस्सेदारी है। ये बातें अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए मंडल कमीशन रिपोर्ट ने जनसंख्या अनुमानित बताई 52.5%। 31 बरस मंडल रिपोर्ट को लागू हुए हो चुके हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने पिछड़े वर्गों का हिस्सा हड़पा हुआ है वो लोग सत्ता के मालिक हैं और कठपुतली के रूप में पिछड़े वर्गों का झूठा आदमी कह करके प्रधानमंत्री बना रखा है। खोजबीन की जाए तो असलियत सामने आएगी। वो जाति आधारित जनगणना अगर पिछड़े वर्गों के आंकड़े उजागर होते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस डर से
वो नहीं करा रहे हैं। इस फोरम की कल जो मीटिंग हुई है और आज हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ज्ञापन दे के आए हैं, हमारी यही पुरजोर मांग है, सरकार के सामने प्रस्ताव है कि जाति आधारित जनगणना पिछड़े वर्गों की कराई जाए। चूँकि अनुसूचित जातियों की पहले से ही जाति आधारित जनगणना हो रही है, अनुसूचित जनजातियों की हो रही है, सिखों की, बौद्धों की, ईसाइयों की, जैनियों की, पारसियों की, जाति धर्म आधारित जनगणना और हिंदुओं की भी धर्म आधारित जनगणना हो रही है, और एनिमल्स की, पशुओं की जनगणना, और यहाँ तक कि अभी ट्रांसजेंडर हिजड़ों की जनगणना कराने का भी आदेश है। तो फिर पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं कराई जाए? तो पुरजोर ये पूरे देश का नौजवान और मैं अनुसूचित जातियों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना की मांग को, प्रस्ताव को पूरे देश के अनुसूचित जातियों का समर्थन है और हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए मैं इस मंच पे पहुंचा हुआ हूं। ये नैसर्गिक न्याय है और डॉक्टर के लिए हमारा हिस्सा पूरा का पूरा हड़प कर दिया गया है। तो इसलिए हमारी इस प्रस्ताव को और सरकार अगर इसको मान लेती है तो सरकार हो सकता है लाभ उठाने की स्थिति में आ जाए, और जो स्टेट के अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको लाभ हो जाएगा। पर अगर नहीं करती है तो इन्हीं आने वाले 2022 के चुनाव में, 2024 अभी दूर है, पर 2022 में इनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसलिए सरकार अपने हित में इस बात को मंजूर करे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को, नैसर्गिक न्याय को लागू किया जाए। यही हमारा इस फोरम के माध्यम से प्रस्ताव है। धन्यवाद। जो सामाजिक क्रांति महागठबंधन कल बना है हमारा, लगभग 113 संगठनों ने मिलकर 9 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है, और उसकी प्राप्ति के लिए पहला माध्यम हमने चुना है कि सरकार को उससे अवगत करवाया जाए। उसके लिए आज बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो डॉक्टर लोकेश प्रजापति हैं, नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, उनसे 9 सूत्रीय प्रोग्राम पर हमारी आज काफ़ी चर्चा हुई, और उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि ये जो मांगे हैं आपकी बिल्कुल वाजिब हैं, और ये 9 ही मांगों को, 9 सूत्रीय प्रोग्राम को सरकार को ध्यान देते हुए इन बिन इस पर वर्क करना चाहिए। उनका पूर्ण विश्वास रहा इस पर। उन्होंने कहा कि ये करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एनसीबीसी के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं। दूसरा, 113 संगठनों ने जो, अगर सरकार नहीं हमारी मांगे मानती, हमारी मांगों को किसी तरह इग्नोर करती है, तो उसके लिए एक दूसरा प्रोग्राम भी बनाया गया है कि जो हम सांसद का घेराव कर सकते हैं, जंतर मंतर पर हम शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, राज्यों की राजधानी पर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांवों में, गली मोहल्लों पर इस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। और मैं पंजाब की तरफ से जसपाल सिंह खीवा ये अपने संगठन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर इन मांगों को इग्नोर किया गया, जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं माना गया, तो पूरे पंजाब का सिख समाज जो है, ओबीसी समाज है, एससी समाज है, सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करता हुआ एसआर का पूरे भारत में
सरकार का विरोध करेगा और शक्ति प्रदर्शन करता हुआ सड़कों पे उतरेगा। ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ अप्रिय घटनाएं घटी तो उसका दोष सरकार पर जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि वो स्थिति आए, सरकार हमारी मांगों को मानते हुए हमारे साथ सोशल जस्टिस करे। थैंक यू। निवृत्त होने के बाद पूरे सेवा काल में जो उस अधिकारी कर्मचारी ने देखा और भुगता, उसके लिए उसका अंतर्मन इस बात के लिए अवश्य कहता है कि जब जिस बंधन के रूप में आप सामने नहीं आ सकते थे, उस बंधन को हटने के बाद आप सामने आ सकते हैं और अपने समाज को जागृत कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए इस प्रश्न पे मैं समझता हूँ इस स्पष्टीकरण से आप संतुष्ट होंगे। दूसरा प्रश्न ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन की बात जहाँ तक है, मैंने पहले भी कहा है कि भारत में 10% से ज़्यादा स्वर्ण, जिसे आपने ब्राह्मण कहा, मैं उस स्वर्ण जाति की बात करता हूँ, 10% से ज़्यादा नहीं होंगे और उनको 10% में 10% दे दिया गया है। हमारी ये मांग है कि जब 10% उनको दिया गया है तो ये 10% आरक्षण समाज के सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए। उनके साथ ये भेदभाव क्यों? समानता और समता का सिद्धांत तो यही कहता है कि हम सबको एक समान देखें। इसलिए हमारी मांग है कि ये SC, ST और OBCs, माइनॉरिटीज़, इनको भी दिया जाना चाहिए। बाकी दूसरे प्रश्न के अंदर जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक आधार पर दिया गया है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उसका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। और इसके अंदर एक और पॉइंट लगाया है, केवल स्वर्ण, ये भी असंवैधानिक है। सबको दीजिए और उसका एक सर्वे होना चाहिए। क्यों? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं स्टे दिया? सर्वे नहीं है, आंकड़े नहीं हैं और दूसरे जितने जजमेंट हैं सभी ने स्टे दिया, इसको पास कर दिया। ये यहाँ पर नकारात्मक एक तरफा सुविधा देने का एहसास हो रहा है। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं उन स्वर्ण गरीबों का जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे निम्न स्तर का जीवन जिया है जो SC, ST और OBC ने जिया है। अवश्य उनके बच्चों को मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन अगर आप जनसंख्या के अनुपात को देखें, जो आज के आंकड़े मोटे तौर पर सरकार अलग अलग माध्यमों से दे रही है, वो 85 और 86% बैठता है और कई लोग तो 90% बताते हैं। सरकारी ही मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं। उस 90% के बाकी बचे हुए जो 10% हैं, आप उनमें से देखिए कि कौन क्रीमी लेयर में आता है, कौन नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और मध्य प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने ये आंकड़े प्रसारित किए हैं, उनके अनुसार 4% शेर केवल गरीब हैं और उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये क्या बिना आंकड़ों के ये दिया गया है, ये गलत है। इसका गलत कहने का मेरा तात्पर्य ये कतई नहीं है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, लेकिन नियम के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक आधार उनका तैयार होना चाहिए। धन्यवाद। अगर कोई साथी मंडल कमीशन रिपोर्ट ठीक से पढ़ा है तो उसमें ब्राह्मण भी OBC में है, क्षत्रिय भी OBC में है। मेरे कहने का मतलब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई नहीं लड़नी भी नहीं चाहिए, एक समय में एक ही काम करना चाहिए। तो सवर्ण आरक्षण तथा कथित बगैर आंकड़ों के पास हो गया 48 में,
तो या तो उसका समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए, इसको भी समर्थन। अगर गैर संवैधानिक है, हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए। गैर संवैधानिक है तो है, इस सबको खुश करने के लिए अगर ये सामाजिक परिवर्तन, ओबीसी इज इम्पोर्टेंट। ये SC/ST का काउंट होगा, ओबीसी का नहीं होगा, पक्षी का होगा, पशु का होगा, सवर्ण का बगैर काउंट किए हुए आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इसमें जस्टिस बैठे हुए हैं और ज्यादा जानकार होंगे, आप सब में हमसे बड़े हैं, हम विरोध करते हैं, सीधा क्लियर स्टैंड होना चाहिए। विरोध करते हैं। ओबीसी में ऑलरेडी बिहार, उत्तर प्रदेश में कई ब्राह्मण है, शेड्यूल ट्राइब में भी ब्राह्मण है, कई जगह ठाकुर भी है। ऑलरेडी मंडल कमीशन जब बनी थी तो मंडल साहब ने बहुत ही लिबरल लीनियंट व्यू लेते हुए ऐसे लोगों को भी शेड्यूल ओबीसी में डाला था। इसलिए इसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। शुक्रिया। गदवी साहब कुछ कहना चाहते हैं, माइक लेंगे गदवी साहब? कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी वर्चस्व के लिए काम कर रहा है, उसमें भी विशेष जाति के लिए, और उसके लिए वो सब कुछ कर रहा है जो उसको समय के साथ जरूरी लग रहा है। अगर उसको जरूरी है तो ओबीसी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दे रहा है, ओबीसी को अपने कैबिनेट विस्तार में जगह भी दे रहा है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए बात कर रहे हैं, तो हम तभी बोल रहे हैं जब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। हम कोई आगे की रणनीति नहीं बना के चल रहे हैं कि हमको संघ को कैसे काउंटर करना है। इसके लिए आप सब लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ बहुत दिशा ही दिखता है सब कुछ। प्लीज ये जो SRA जो अलायंस बना है, इसकी रणनीति यही होगी कि जितनी भी ये ओबीसी पिछड़े समाज के लिए जितना भी आरक्षण या अन्य अधिकार जो नहीं दिए जा रहे हैं, संवैधानिक सम्मत हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ही भारतवर्ष के समस्त संगठनों को एकत्रित किया गया है एक बैनर के नीचे, ताकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सरकार पर दबाव बनाया जाए और शांतिपूर्वक तरीके से, संविधान सम्मत तरीक़ों से अपना विरोध प्रकट किया जाए, चाहे उसमें धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, और चाहे किसी भी प्रकार की रणनीति अपनानी पड़े, वो SRA अपनाएगा। यही हमारी रणनीति रहेगी और यही हमारा आइडियोलॉजी हमारी यही है कि हम संविधान सम्मत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जितने भी संगठन हैं, उन सबको साथ लेकर एक आवाज़ में, एक स्वर में पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करें। जी, उसमें सॉरी, कितने सवर्ण संगठन आपके ओबीसी जनगणना और ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं? इसमें क्लैरिटी रहना चाहिए कि आप सवर्ण आरक्षण पे हमारी तरफ नहीं, हम सवर्ण आरक्षण उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सवर्ण वाली नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे पिछड़ी जातियों के लिए जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं, उन्हीं का ये अलायंस है, सवर्णों का कोई अलायंस इसमें नहीं है। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। मंच से ये हुआ कि सवाल को भी हम समर्थन करते हैं 10% आरक्षण। मैंने आंकड़ों के आधार पर कहा कि ओबीसी में ब्राह्मण भी है, ठाकुर, कितने ठाकुर ब्राह्मण ओबीसी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस मंच से अगर आप कर रहे हैं तो आप ज्यादा नहीं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हंसराज ने यही बात कही कि हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसके विरोध में। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन एक उदाहरण जरूर दे रहे हैं हम आपको कि जब आप EWS के लिए 10% जनता के लिए 10% आरक्षण कर सकते हैं, तो ये समानता का सिद्धांत पिछड़ी जातियों के लिए क्यों लागू नहीं हुआ? बिना आंकड़ों के वो हो गया। हमारे आंकड़े भी 31 के हैं और 2011 की जनगणना में भी आंकड़े एकत्रित किए हैं आपने, प्रकाशित नहीं किए, अलग बात है, आंकड़े तो आपके पास हैं। कुछ सरकारों ने, कुछ राज्य सरकारों ने उनको जो है प्रकाशित भी किया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस वो जो दिया गया है, आपकी जो मंशा है उसको देने की, ये मंशा हमारे लिए अप्लाई क्यों नहीं करती है? हमारा कहने का मतलब ये है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसके विरोध में। इसलिए कोई स्वर्ण जाति का किसी भी प्रकार का कोई संगठन वो हमारे अलायंस में नहीं है। सर, एक छोटा सा सवाल है। अभी माइक लेंगे जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जी। 27 फीसदी
27 उन्होंने SC ST OBC को मंत्री बना दिया है, OBC आयोग बना दिया जी, वो फुल OBC कैटेगरी से आते हैं जी। आप लोग राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, न राजनीतिक मंच है हमारा। हम तो सामाजिक न्याय के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय को ही जनता के लिए सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति इसमें कहाँ से आ गई? राजनीतिक प्रश्न नहीं है ये। अगर इसे राजनीतिक अगर राजनीतिक लेके जारी नहीं करेंगे ओबीसी का, हाँ तो हम ओबीसी के मंत्री ने कहा है ओबीसी कैटेगरी से वो जारी नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट वही रखा है कि हम जातिगत जनगणना हमारा सामाजिक न्याय के लिए हमारा अधिकार है। सरकार नहीं जारी करेगी तो आगे क्या प्लान है आप लोग? बताया तो आपको। हम जितने भी शांतिपूर्वक आंदोलन हो सकते हैं, धरना, प्रदर्शन, दबाव, सब कुछ करेंगे। सर, आपने चुनाव में परिणामों को लेकर 22 और 24 की बात की है। किन किन राजनीतिक दलों का आपके इन मुद्दों पर समर्थन है? तो कौन कौन सी पार्टियां? नहीं, अभी 22 और 24 के मैंने कहा नहीं, हमारा मंच राजनीतिक नहीं है। अभी हम चुनाव की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, न चुनाव की बात करेंगे। हम तो किसी राजनीतिक उसके मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। अगर हमको राजनीति करनी है तो हम राजनीतिक दल बनाएंगे। राजनीतिक दल बनाने में हमें कौन रोक रहा है? लेकिन हमारा राजनीति करने का किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं है। इस अलायंस में राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए किसी पार्टी से कि वह उनके बारे में हम क्या सोचते हैं उसका प्रश्न हमारे से उत्पन्न नहीं होता। देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस चीज के ऊपर में भी हुआ करे, वो हमारा विषय नहीं है। तो कौन कौन सी पार्टियां आपके इन मुद्दों पे? नहीं, वो हमारा विषय ही नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो हमारा अलायंस तो ये चाहेगा कि भारत सरकार, राज्य सरकारें जो भी शासन में है, जो भी सत्ता में है, उन पर हम ये दबाव बनाएं कि आप हमारी बात मानिए। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। शासन आज सुप्रीम कोर्ट में आपने बोला है पिटीशन दायर किया गया है, वो अभी तक भी इसका तो EWS के जी, तो उसका फैसला होना चाहिए था पहले, ना ये जो आपने जो मुद्दा उठाया उसका होना चाहिए? नहीं, देखिए EWS के उसमें जो है हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। पिटीशन हमारे फाइल हैं, लेकिन एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिए। एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। EWS के लिए आप 10% आरक्षण 10% जनमानस के लिए तुरंत आनंद फानंद में कर देते हैं। 52% पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण भी आप पूरा नहीं दे रहे हैं। इसको पहले करना चाहिए था नहीं, EWS हमारे मुद्दे आप देखिए जो नोट है बहुत बाद में है। और कोई प्रश्न? सबसे पहले यही पॉइंट है हमारा। देखिए जैसे नीट में नहीं है, सेकंड पॉइंट हमारा। फर्स्ट तो हमारा देखिए जो जातिगत जनगणना है, जब तक वो नहीं होगी तब तक हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता रहेगा, चाहे वो कार्यपालिका की तरफ से हो और चाहे न्यायपालिका की तरफ से हो। वो कुठाराघात होता रहेगा। सबके हाथ बंधे हैं या फिर वो बहाना है, जो भी है। ये अभी आपने जो इशू जो रेज किए हैं जी, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको फेवर कर सकते हैं? अब देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में क्या देता है इसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पूर्व कल्पना नहीं कर सकते, और न उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की बाबत। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान का रक्षक है और हमें उम्मीद है कि वो संवैधानिक हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। उनसे हमारी मांग है कि नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।